बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 7.5 है, चैप्टर नंबर 7 का आर्टिकल है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट जो बोर्ड में आ सकती है वो मैंने लिखी है। इस तरह बोर्ड में कुछ इसकी स्टेटमेंट होगी। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? शो दैट मोशन ऑफ पेंडुलम इज एसएचएन। इन इसको प्रूव करके देना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। इसके टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है उसके फार्मूलाज या एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने ड्राइव करना है। शुरू करते हैं जी। सिंपल पेंडुलम के बारे में ऑलरेडी आप मैट्रिक्स से भी फेमिलियर है। मैंने एक छोटी सी डायग्राम भी इसकी बनाई है। सिंपल पेंडुलम ये होता है कि इसके अंदर हम एक रोप लेते हैं, रोप बोल लें या स्ट्रिंग बोल लें। ये जो रोप या स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बनाई है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसी रोप या स्ट्रिंग हमने यूज करनी है जो इनएक्सटेंसिबल हो। यानी ऐसी रोप या स्ट्रिंग हमने यूज करनी है जो इनएक्सटेंसिबल हो। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है ऐसी रोप होनी चाहिए जिसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 0 हो। यानी हम जो रोप यूज करेंगे सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए, वो जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोप होनी चाहिए। यानी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ में चेंज क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के दो एंड होंगे ना। इसका जो अपर एंड होगा ना, वो आप लोगों ने एक सपोर्ट के साथ अटैच करना है, एंड दैट सपोर्ट मस्ट बी अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। हम अपनी कैलकुलेशन में ये अज्यूम करेंगे कि वो जो सपोर्ट हो वो कौन सी हो? फ्रिक्शनलेस सपोर्ट हो। जाहिर है रियल में तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में ये बात अज्यूम करेंगे कि इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का एक एंड आप लोगों ने जिस सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है वो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, और इसका जो दूसरा एंड होगा वहां पर आप लोगों ने एक स्मॉल हैवी मास अटैच कर देना है। इस एंड पे आप लोगों ने स्मॉल हैवी मास अटैच करना, स्मॉल हैवी मास अटैच कर देंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्मॉल होने से हैवी कैसे होगी? आप इसको यूज सोच सकते हैं कि ऐसा बॉब यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखें ना, क्या होता है? मास पर यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी हाई कब होगी? जब आपका उस बॉडी की मास m/v होता है ना। अगर बॉडी का वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्मॉल हैवी मास हो सकता है अगर आप किसी ऐसे मटेरियल का बॉब यूज करें जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो, तो वो फिर स्मॉल होने के साथ साथ क्या होगा? हैवी भी हो जाएगा ना। जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वुड है और एक आयरन है। अगर सेम साइज के दोनों के बॉब हो ना, आयरन और वुड के, तो आयरन का बॉब हैवी होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्मॉल हैवी मास मीन ऐसा मास यूज करें यहाँ पर जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो, तो फिर वो स्मॉल होने के साथ साथ हैवी भी होगा। ये इंट्रोडक्शन है सिंपल पेंडुलम का। और जब आप इस सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन भी लिखते हैं ना, तो उसकी डेफिनेशन में भी आप लोगों ने, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में यही तीनों चीजें आप लोगों ने ऐड करनी होती है। हम इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, यानी हम इसकी डेफिनेशन में ये बातें लिखते हैं, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, आगे वही चीजें, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ क्या चीज? एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्मॉल हैवी मास एंड ए फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम किस चीज का नाम दे रहे हैं? सिंपल पेंडुलम का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। के पेंडुलम की लेंथ क्या होती है? एक कॉमन, कुछ बच्चे कॉमन सा रॉन्ग कंसेप्ट ये बना हुआ है, शायद इस रोप की जो लेंथ होती है ना, उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। लेंथ ऑफ पेंडुलम जो होती है ना, वो जहां पर आप लोगों ने पेंडुलम को सस्पेंड किया होता है ना, सस्पेंड किया होता है मतलब जो इसका पॉइंट ऑफ क्या होगा? सस्पेंशन होगा ना। ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, और ये इस बॉब का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। यानी ये जो बॉब है हम उसका सेंटर ऑफ क्या ले रहे हैं? ग्रेविटी ले रहे हैं। सी जी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम यूं डिफाइन करते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या चीज होती है, ये द डिस्टेंस होता है बेसिकली, द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस चीज के दरम्यान में डिस्टेंस है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and center of gravity of bob is called length of pendulum। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम में आप लोगों ने याद रखना है, रोप की लेंथ खाली नहीं होती, रोप तो यहाँ से यहाँ तक रोप तो खत्म हो जाती है ना, इसके बाद इसमें ये आगे वाला पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है, ये वाला पोर्शन एडिशनल में आ रहा है ना ये वाला जो पोर्शन मैं एडिशनल में कह रहा हूँ, ये बॉब के अंदर वाला पोर्शन है। तो ये दोनों चीजें मिलकर जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम बनाती है। इसमें रोप की लेंथ भी होती है और बॉब का टॉप सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी इंक्लूड हो रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब देखिए, अगर कोई भी पेंडुलम जो है वो, जिस तरह ये वाला पेंडुलम हमने बनाया हुआ है, अगर कोई भी पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर हो ना, यानी अगर हम किसी भी पेंडुलम की बात करते हैं और वो पेंडुलम अगर अपनी किस पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर होना, पहले उस पेंडुलम को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होगा तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, कोई भी पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर होता है, मीन पोजीशन मीन जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना, जब वो वहां पर होगा, तो मैं उसकी थोड़ी डायग्राम स्केच कर देता हूँ। कुछ ये सिचुएशन उस वक्त डेवलप होगी। ये उसका बॉब है जो अपनी मेन पोजीशन पर है। अब हमें ये बात समझ आ रही है, हम अज्यूम कर लेते हैं पेंडुलम है, हम एक पेंडुलम ले रहे हैं जिसका जो बॉब है उसकी मास m है और जो पेंडुलम हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ l है। लेंथ l अब आपको समझ आ चुका है, रोप की खाली लेंथ नहीं है, इट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। और लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होती है वो बता दी है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। अब जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होता है ना, तो बॉब के मास की वजह से, बॉब की मास की वजह से एक फोर्स जो कि वेट की फोर्स है वो किधर एक्ट कर रही होगी, डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो इस रोप में टेंशन प्रोड्यूस होगी ना, तो उस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये होगा कि जब पेंडुलम अपनी किस पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, उस वक्त उस पर टू फोर्सेस लग रही हैं। एक बॉब के वेट की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और जो रोप जिसकी हम बात कर रहे हैं उस रोप में जो टेंशन टी है वो टेंशन टी अपवर्ड एक्ट कर रही है। वेट की फोर्स डाउनवर्ड है और रोप में जो टेंशन टी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर टेंशन जो होगी ना, जो बॉब में प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी रोप में प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन और वेट जो होंगे दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हमें डायग्राम में नजर आ रहा है दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको मतलब कि मीन पोजीशन पे जो टेंशन होगी वो किसकी इक्वल होगी, वेट की इक्वल होगी, क्योंकि दो ही फोर्सेस इस पर लग रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पर इस पर लगने वाली, बॉब पर लगने वाली फिर नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। दो फोर्सेस लगेंगी, टेंशन जो है वो अपवर्ड लग रही है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड है, दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो होगी। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेंस क्यों आ सकते हैं। एक तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है ना कि मीन पोजीशन पर टेंशन किसकी इक्वल होगी, तो हम बोलेंगे टेंशन वेट के बराबर होगी ना, एमजी वेट को कहते हैं ना। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है मीन पोजीशन पर टेंशन कैलकुलेट करें, अगर आपको वेट की मन हो तो वही टेंशन होगी, या अगर आपको बॉब की मास की मन है उस मास को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेंशन बन जाएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मीन पोजीशन पे बॉब पर लगने वाली नेट फोर्स की बात करता है, तो दो ही फोर्सेस लग रही हैं, वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी। चलिए, ये तो हमें आइडिया हो गया, जब पेंडुलम का जो बॉब होगा वो कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा, तो टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। ये सिचुएशन तो थी मीन पोजीशन पे। अब अगर इस बॉब के ऊपर हम फोर्स लगाएं, इस बॉब के ऊपर अगर हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी पोजीशन ओ इसे मान लेते हैं, नहीं ओ पोजीशन है, हम इस पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं
और इस बॉब को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन से टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैंने इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की एक सिंपल सी ये डायग्राम बनाई है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वही मैंने शो किया है कि मीन पोजीशन से मूव करके कहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। तो ये बॉब की वो मीन पोजीशन वाला पॉइंट है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। तो इस मीन पोजीशन का एक्सट्रीम पोजीशन के साथ ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना, ये एंगल किसके दरम्यान में, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है उसका हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है मीन पोजीशन पर तो वेट वर्टिकली किधर था, डाउनवर्ड था ना, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड था और टेंशन t अपवर्ड थी ना, ये बातें तो थी मीन पोजीशन पे। जब बॉडी और मीन पोजीशन को हमने O बोल देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन को चले A से डिनोट कर देते हैं। अब जब वो बॉडी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया है ना, तो यूं बॉब मूव करके गया होगा, ये मीन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया, इसने कर्व डिस्टेंस कवर किया है ना, यूं मूव करके गया। अब इसका वेट देखें, मैंने बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ की है, जो मैंने बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ की है, अगेन ये लाइन वेट की लाइन है। अब इसका वेट W किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये लाइन मस्ट भी पैरेलल होनी चाहिए क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और जो टेंशन होती है वो तो अलोंग द रोप होती है, टेंशन होगी अलोंग द रोप, तो ये रोप है तो रोप में टेंशन इस तरफ होगी। अब आप देख लें, वेट mg डाउनवर्ड है, इसके बिल्कुल अपोजिट टेंशन नहीं है, टेंशन तो अलोंग द रोप है ना, जिस तरह मीन पोजीशन पे वेट डाउनवर्ड था, टेंशन बिल्कुल उसके अपोजिट थी। लेकिन यहाँ पर वेट इस तरफ है तो इसके सामने देख लें ऊपर टेंशन नहीं है, बल्कि टेंशन यूं इंक्लाइंड हो गई है। अब क्योंकि वेट और टेंशन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट नहीं रहे, तो अब आप लोगों ने ये काम करना है कि वेट के कंपोनेंट्स बनाने। वेट के बच्चों कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप लोगों ने टेंशन की जो लाइन है ना, इसके ऊपर यूं स्केल रखना है जिससे मैंने रखा था स्ट्रेट, और इस टेंशन की लाइन को यूं स्ट्रेट एक्सटेंड करना है। ये लाइन बहुत केयर से आप लोगों ने बोर्ड में लगानी होती है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये रेड वाली लाइन मैंने कैसे लगाई है। ये रेड वाली लाइन लगाने के लिए आप लोगों ने टेंशन के ऊपर अपने स्केल को रखना है, यानी ये टेंशन की लाइन है ना, इसके ऊपर अपने स्केल को रखें और यूं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है सीधा, यानी यू एक्सटेंड द लाइन ऑफ द टेंशन, बस कहानी खत्म होगी। तो टेंशन की लाइन को आप लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। क्यों एक्सटेंड की है, mg के कंपोनेंट्स बनाने के लिए। अब देखिए ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है ना, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन तो स्ट्रेट चल रही है और ये लाइन इस लाइन के क्या पैरेलल है, तो अगर ये लाइन स्ट्रेट है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो अगर इसका इसके साथ एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये वाला एंगल भी फिर क्या होगा, थीटा ही होगा। मतलब अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा। और ये थ्योरम कब अप्लाई होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ आप करें और उसके साथ जितनी भी आप पैरेलल में लाइन ड्रॉ करें, तो उन सारी पैरेलल लाइंस का उस स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। जिसकी वजह से अगर ये ऊपर एंगल आपका थीटा शो हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों का थीटा ही होगा। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि इस mg के कंपोनेंट्स बनाने हैं। mg के कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप mg के हेड से ये जो लाइन आप लोगों ने ड्रॉ की है ना, इस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। mg के कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये जो लाइन एक्सटेंड की है ना, इस एक्सटेंडर वाली लाइन के ऊपर आप क्या ड्रॉ कर देंगे, इसको मिटा दें आगे, इस एक्सटेंड वाली लाइन के ऊपर आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये इस ट्रायंगल की बेस बन गई ना, और ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन गया। ये 90 वाली साइड है, ये इसकी बेस बन गई, ये इसका परपेंडिकुलर बन गया। mg के कंपोनेंट्स बनाने या वेट के कंपोनेंट्स बनाने, तो वेट का वो कंपोनेंट जो बेस के लॉन्ग होता है, बेस में आपको पता है हमेशा कॉज आता है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका w cos थीटा हो जाएगा, और जो कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर के लॉन्ग आएगा, ये वाला कंपोनेंट w sin थीटा हो जाएगा। तो वेट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वेट का वो कंपोनेंट जो बेस के साथ है वो w cos थीटा है, और वेट का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर के लॉन्ग है वो w sin थीटा बनेगा। तो वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक w cos थीटा हो गया और एक w sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब हम डायग्राम से अगर आप देखें तो वेट के आप लोगों ने दो कंपोनेंट्स बना लिए। वेट का ये जो w cos थीटा वाला कंपोनेंट है,
ये कंपोनेंट इस टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट नहीं आ रहा, यानी टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट जो कंपोनेंट आ रहा है वो डब्ल्यू कॉस थीटा है। और हमें पता है पेंडुलम इस लाइन के लॉन्ग मूव भी नहीं कर रहा। इस लाइन के लॉन्ग मूव ना करने का मतलब है ना ऊपर जा रहा है ना पेंडुलम, ना इधर नीचे आ रहा है ना, यानी इस लाइन के लॉन्ग पेंडुलम की मोशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है ही है, यानी टेंशन के अपोजिट वेट का कौन सा कंपोनेंट है, डब्ल्यू कॉस थीटा। डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है। अब हमें ये समझ आ रहा है मैग्नीट्यूड भी इन दोनों की सेम है। मैं ये समझा रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग तो पेंडुलम की मोशन नहीं हो रही ना। अगर इस लाइन के लॉन्ग पेंडुलम की मोशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस लाइन के अलोंग मोशन नहीं हो रही। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि डायरेक्शन तो अपोजिट नजर आ रही है, मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, वो ये बात समझें जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ना। हमें इस वजह से मैग्नीट्यूड सेम समझ आई है कि इस लाइन के अलोंग कोई मोशन नहीं है, ना पेंडुलम इधर ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। इसका मतलब है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन तो है ही अपोजिट, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दी है, जिसकी वजह से इस लाइन के अलावा कोई मोशन नहीं है। उम्मीद है जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो एग्जैक्ट आपको समझ आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि बात हो रही है एट एक्सट्रीम पोजीशन की, कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टेंशन होगी वो डब्ल्यू कॉस थीटा की इक्वल होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेंशन जो होगी वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट की इक्वल होगी, क्योंकि कॉस को कुछ ऑथर ने हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी बोला हुआ है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट की इक्वल भी होगी। इसको आप लिख भी लीजिएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा को कुछ बुक्स में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट भी लिखा गया है, ठीक है। आप लोगों ने पूरा लफ्ज लिखना होता है, डब्ल्यू टी नहीं लिखना होता बोर्ड में। तो टेंशन डब्ल्यू कॉस थीटा होगी। डब्ल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होता है, एम जी कॉस थीटा। हम इसको एम जी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका कभी ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन किसकी इक्वल होगी, तो डब्ल्यू कॉस थीटा बोले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट बोले, या एम जी कॉस थीटा की सब एक ही बात है। और अगर कभी आ जाता है टेंशन कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको बॉब का वेट चाहिए होगा, वेट नहीं है तो मास चाहिए होगी, और साथ साथ आपको एंगल भी चाहिए होगा। अगर एंगल और मास या एंगल और वेट आपको पता होंगे तो आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मीन पोजीशन पे भी हमने क्या पढ़ा था, मीन पोजीशन पे टेंशन वेट के बराबर है, कोई एंगल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको साथ साथ एंगल भी चाहिए होगा। तो इसको भी आप लोगों ने एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है, अगर कभी टेंशन कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर टेंशन ज्यादा है, पेंडुलम की जो रोप है उसमें टेंशन कहाँ पर ज्यादा है ना, मीन पोजीशन पे टेंशन ज्यादा है या एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा है। देखिए मीन पोजीशन पे टेंशन किसके बराबर है, कंप्लीट वेट के बराबर है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन वेट के बराबर नहीं है, बल्कि वेट के कंपोनेंट के बराबर है, वेट के एक कंपोनेंट के बराबर है। कंपोनेंट हमेशा, जो वेट का कंपोनेंट होगा वो कभी वेट से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो टेंशन टोटल वेट के इक्वल है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन वेट के कंपोनेंट के बराबर है। तो कंपोनेंट ज्यादा होगा या वेट ज्यादा होगा, डेफिनेटली वेट की वैल्यू अपने कंपोनेंट की वैल्यू से हमेशा ज्यादा ही होती है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाता है ना, पेंडुलम में टेंशन कहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो मीन पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होगी और इक्वल टू वेट होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर कभी बात करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी और वेट की इक्वल नहीं होगी, बल्कि वेट के कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा की इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये बात आपको समझ आया कि टेंशन मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पर होगी। हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन और एम जी कॉस थीटा जो है, जो मैं पहले आपको बता रहा था, ये आपस में क्या है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। डायरेक्शन अपोजिट तो हमें डायग्राम से भी नजर आ गया था। मैग्नीट्यूड हमने वो मूवमेंट से सीखा है कि उधर मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसल ईच अदर, सो कैंसल ईच अदर।
अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि टेंशन जीरो होगी। देखिए ना, टेंशन जीरो हुई है ना mg cos थीटा जीरो हुआ है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। कैंसिल ईच अदर का मतलब है कि इस लाइन के लॉन्ग कोई मूवमेंट इनकी वजह से नहीं है। ऐसा कथन नहीं है कि कैंसिल का मतलब है टेंशन भी खत्म, एम वेट डब्ल्यू cos थीटा भी खत्म, ये दोनों हैं। लेकिन इन दोनों की वजह से इस लाइन के लॉन्ग कोई नेट मोशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हमने डायग्राम बनाई है आपके सामने, तो हमने तीन फोर्सेस हमारे पास होगी, एक टेंशन की, एक डब्ल्यू साइन थीटा की और एक डब्ल्यू cos थीटा की। इन दोनों ने तो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दिए, बैलेंस बोले कैंसिल बोले एक ही बात है। तो बाकी बच गया डब्ल्यू साइन थीटा। अब ये वेट का वो कंपोनेंट है जो इस बॉब को लेकर जा रहा है। देखें इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर डायरेक्शन इधर शो हो रही है, बॉब तो उधर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डायग्राम है ना। तो आप इसको इधर भी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, यानी डब्ल्यू साइन थीटा का पीछे का भी शो कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है ना। तो डब्ल्यू साइन थीटा वेट का वो कंपोनेंट है जो बॉब को लेकर जा रहा है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और आपको पता है फोर्स, फोर्स या फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी को लेकर जाता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स या फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी को लेकर जाता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, उस कंपोनेंट को या उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो वेट का कंपोनेंट आ रहा है ना डब्ल्यू साइन थीटा, वेट का जो कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा आ रहा है, दिस कंपोनेंट बिहेव लाइक रिस्टोरिंग फोर्स। ये कंपोनेंट बिहेव कर रहा है रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है which bring the body, which bring the body towards mean position। एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को लेकर जाती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी द फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड मीन पोजीशन। तो बॉब को मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लेकर जा रही है वो फिर कौन सी है, डब्ल्यू साइन थीटा है ना। तो डब्ल्यू साइन थीटा को कुछ लोग जो है, डब्ल्यू सॉरी साइन थीटा, कुछ लोग इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट भी बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। अच्छा, ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखना अगर आ जाए ना, कि सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स का रोल वेट का कौन सा कंपोनेंट प्ले कर रहा है, तो हम बोलते हैं वेट का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। हम इसके साथ माइनस साइन भी लगा रहे हैं। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इस रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। माइनस साइन डायरेक्शन क्या है, और ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के फार्मूले में हम माइनस साइन लगाते होते हैं, और माइनस साइन ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। हम इसमें W को mg भी लिख सकते हैं। तो W को अगर हम mg पुट कर दें तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस mg और साइन थीटा हो जाएगा। ये इसके आपके वैसे न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू भी या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। आपसे किसी भी पॉइंट पे कहे रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करें, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल तो आपको समझ आ रहा है ना, कि ये एक्सट्रीम पोजीशन का मीन पोजीशन की लाइन के साथ एंगल थीटा, वो वाला एंगल अगर पता हो और बॉब की मास पता हो या वेट पता हो, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब हमसे पूछेगा तो हम रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स अब सबको आइडिया भी हो रहा है, वो इक्वल टू है माइनस mg साइन थीटा। अब अगर हम इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें ना, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से भी किसी भी बॉडी पर लगने वाली फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग एफ किसकी इक्वल होता है, एम ए की इक्वल होता है। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ इक्वेशन शो द फोर्सेस। तो आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो योर एम ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी और साइन थीटा। ये वाला एम इस एम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमें बात समझ आ गई कि ए जो आ रहा है
वो इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम उसने अप्लाई किया हुआ है, वो जरा देखते हैं। वो कह रहा है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, कौन सा थीटा, ये जरा देखें, ये वाला एंगल है ना, अगर ये वाला एंगल खुद सोचो बच्चों बहुत स्मॉल हो जाए, तो जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ओ के बहुत करीब नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। कि थीटा इज वेरी स्मॉल देन पॉइंट ए जो है ना, वेरी स्मॉल का वर्ड यूज है, स्मॉल नहीं यूज हुआ, देन पॉइंट ए बिकम वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ। ये बात आपको समझ भी आनी चाहिए कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए तो पॉइंट ए जो होगा वो वेरी क्लोज हो जाएगा, ये पॉइंट ए वेरी क्लोज हो जाएगा पॉइंट किसके, ओ के ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास आर्क आपको नजर आ रही है ना डायग्राम में ये जो आपको आर्क नजर आ रही ओ ए, ये फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, यानी आपकी जो आर्क ओ ए है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हम एक्स लिख देंगे, यानी ये वाली एक्स हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जाएगी ना। अभी तो ये कर्व डिस्टेंस है ना, अभी तो ये क्या है, कर्व डिस्टेंस है। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो हम डायग्राम नहीं चेंज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ए पॉइंट यूं समझ लें कि इस जगह पर नहीं रहा, ए पॉइंट बिल्कुल इसके यूं करीब आ गया, इस जगह पर आ गया, तो ये आर्क फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको डायग्राम में ड्रॉ भी कर दूं, इस आर्क को स्ट्रेट लाइन शो कर दूं। तो ये इमेजिनेशन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो ये आर्क मैंने स्ट्रेट लाइन शो कर दी है और इस स्ट्रेट लाइन को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, और ये वाला एंगल फिर बच्चों जो बन जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90। तो ट्राइंगल ओ ए, और इस पॉइंट को चले सी का नाम दे देते हैं, तो ये ट्राइंगल फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना। तो ये थोड़ी सी अजम्पशन आप लोगों ने याद रखनी है जो इसने इस आर्टिकल में अप्लाई की है, और अजम्पशन उसकी ये है कि ये जो थीटा उसने ज्यूम किया है, दिस थीटा बिकम वेरी स्मॉल, तो थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, ए पॉइंट ओ के करीब हो जाएगा, और ये जो कर्व डिस्टेंस है जिसे हम आर को ए बोल रहे हैं वो एक्स के बराबर हो जाएगी। इट मीन दिस कर्व डिस्टेंस बिकम स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ए पॉइंट तकरीबन इस जगह पर आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो एंगल 90 हो जाएगा, और ये जो ट्राइंगल बन रही है ना ओ ए और सी, ये कौन सी बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं, बात थोड़ा और चलाते हैं। ये वाली बात होगी ओ ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये बातें कब पॉसिबल है, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा। अब जब थीटा वेरी स्मॉल हो जाए ना, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हम थीटा भी लिख सकते हैं। ये मैथ में एक थ्योरम है जिसे हम टेलर थ्योरम कहते हैं, उससे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारी यहाँ से बात शुरू हुई थी ना, तब इस इक्वेशन में ये साइन थीटा लिखा हुआ है, हमने कंडीशन लगा दी थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो ये साइन थीटा को फिर हम किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से। तो बच्चों आपका कुछ यूं बन जाएगा ए इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा हो जाएगा। अब आप लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, इस थीटा के लिए वही राइट एंगल ट्राइंगल उठा लें ओ ए सी। ट्राइंगल आपको समझ आ रही है ना, मैं उस ट्राइंगल को अलग करके बना देता हूँ, एक दफा फिर दिखाता हूँ ट्राइंगल। ये बच्चों ट्राइंगल की बात हो रही, ओ ए और सी, इसकी ये वाली जो साइड है वो एक्स को शो कर रही है, और ये तो रोप की लेंथ एल होगी ना इसके अलावा, यानी पेंडुलम की लेंथ एल है, ये डिस्टेंस एक्स है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इस ट्राइंगल को ना अलहदा से एक दफा स्केच भी कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को थोड़ी कन्फ्यूजन है तो वो सॉल्व आपकी हो जाए। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ड्रॉ भी आपके सामने कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। ये कुछ यूं स्टोरी जनाब बन रही है, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है हम लोगों को, तो कुछ यूं वो ट्राइंगल बन गई। इस पॉइंट को आपने ओ माना हुआ है, ये पॉइंट आपका सस्पेंशन पॉइंट सी, ये ए है, ये एंगल 90, ये थीटा वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस एक्स, और ये लेंथ एल थी। अच्छा अब आप लोगों ने बच्चों इस ट्राइंगल से यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो अभी हमने क्या माना हुआ है कि साइन थीटा किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आ रहा है, थीटा आ रहा है ना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्राइंगल के ऊपर साइन ही अप्लाई करेंगे। साइन आप सब जानते हैं क्या होता है, सम पीपल हैव होता है ना, सम पीपल हैव मीन, यह साफ साइन के हिसाब से लिखना है क्योंकि साइन थीटा को थीटा माना हुआ है ना।
तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, नीचे वाले स्टेप में थीटा ही लिखना है, साइन को छोड़ दिया हमने। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देखें जो 90 के एंगल के साथ है, तो परपेंडिकुलर इसका OA है, और हाइपोटेन्यूज ये तो बेस है ना AC, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या बना फिर, OC हो गया। तो थीटा अगर हम यहाँ से निकाल लें तो OA जो है वो किसके बराबर आ रहा है, x के, और अगर हम OC की बात करें तो OC किससे डिनोट हो रहा है, L से। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला में जो थीटा लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x/L से। पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो जो वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो a इक्वल टू -g हो गया। वैसे ही इस थीटा की जगह पर आप लोगों ने लिख देना है x/L, यानी यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है, दिस थीटा कैन बी रिटन एज x/L। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और चेंज करके लिखता हूँ, -g/L इंटू x मैंने कर दी। इस तरह मैंने इसलिए लिखा है ना कि पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है ना, पेंडुलम अगर किसी भी जगह ऑसिलेट कर रहा है तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में कोई हाइट का मेजर डिफरेंस तो नहीं होता। अगर पेंडुलम देखे ना, कोई पेंडुलम बना लेते हैं कंप्लीट, ये अगर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसकी मीन और एक्सट्रीम में हाइट का मेजर डिफरेंस नहीं होता ना, तो पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है, मीन पे हो या एक्सट्रीम पे हो, दोनों जगहों पर जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, मीन और एक्सट्रीम पे जी की वैल्यू सेम होती है, लेंथ भी तो पेंडुलम की क्या हम रखते हैं, कांस्टेंट ही होती है। ये मैं कह रहा हूँ कि इस फार्मूले में पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसके लिए जी कांस्टेंट ही रहती है, मीन पे जी लें देखें या एक्सट्रीम पे, पेंडुलम की लेंथ भी कांस्टेंट होती है। अब जी भी फार्मूले में कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। हेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो ओमेगा लिखा हुआ है उस ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट भी है, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसी को चैप्टर नंबर 5 में आप एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं ना, या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं ना। इस चैप्टर में जब भी हम दो कांस्टेंट को किसी सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे SHM के आर्टिकल में, तो उस सिंगल कांस्टेंट को हम ओमेगा स्क्वायर से ही डिनोट करेंगे। तो ये दोनों कांस्टेंट थे, तो ऊपर वाला फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख लें, या A इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स लिख लें, बात तो एक ही है, A इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। अब अगर हम कांस्टेंट खत्म करेंगे तो इक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी ना, कांस्टेंट खत्म करेंगे तो इक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ यूं बन जाएगी इक्वेशन, अगर इसके मैं लिखना चाहूँ तो A इज प्रोपोर्शनल टू -x हो जाएगा। तो अगर आप इसकी चाहें तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, तो A वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, ये उस बॉडी के लिए इक्वेशन होती है जो बॉडी SHM परफॉर्म करे। तभी हमने सारी कैलकुलेशन सिंपल पेंडुलम के लिए की हैं, और उसके एंड पे ये प्रूव हो गया कि A इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो इसके बाद अब ये लिखेंगे, ये क्या लिखा है, A इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये लिखी हुई है विच इज इक्वेशन ऑफ SHM। ये बच्चों इक्वेशन है SHM की, SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये किसके लिए हमने प्रूव की है, सिंपल पेंडुलम के लिए। सो हम कह सकते हैं फिर, सो सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM। इसका मतलब है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए फार्मूला प्रूव कर दिया ना कि A इज प्रोपोर्शनल टू -x। अब बेसिक सी कुछ चीजें और जो लॉन्ग क्वेश्चन उसने डिमांड की हुई हैं कि इसके टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करें, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड को हम डिफाइन ये इसी तरह कर देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं।
आप सब जानते हैं टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला जो होता है वो 2 पाई/ओमेगा होता है। ये वाला फार्मूला सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है और अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे तो उसके लिए भी वैलिड है। ये बात हम एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन वाले आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। ये वाला फार्मूला दोनों मोशन के लिए, एसएचएम के लिए भी और सर्कुलर मोशन के लिए भी, कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई/ओमेगा होता है। हर बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म करता है उसका ओमेगा डिफरेंट होता है। हम तो पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो पेंडुलम को ओमेगा लिखेंगे कि फॉर सिंपल पेंडुलम। ये टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला है। अब पेंडुलम के बनाने के लिए या पेंडुलम को ओमेगा पुट करेंगे फॉर सिंपल पेंडुलम। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बल्कि दिखाता हूँ आपको। ये बच्चों लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम के लिए हमने भी क्या पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, G/L है ना। तो यहाँ पर इसका जो ओमेगा स्क्वायर बनेगा दैट इज इक्वल टू G/L हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर G/L हो गया। हमें ओमेगा स्क्वायर तो नहीं यहाँ पर चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो दोनों तरफ अंडरूट ले लें, स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू बन जाएगा अंडरूट टू कौन सा, G/L। अच्छा, ये एमसीक्यू के लिए याद रख लीजिएगा, ये सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी है। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसका फार्मूला अंडरूट G/L होगा। एमसीक्यू के लिए याद रखना। अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इस ओमेगा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो जो वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की है इस वैल्यू को आप लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देना। यहाँ पर ओमेगा की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये जो आपको पास इसके टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा ना, वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा की जगह पर आप लोगों ने लिख देना है अंडरूट G/L। बाकी आप सबको अरेंजमेंट समझ आती है। इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे नीचे G/L है, ऊपर जाकर L/G हो जाएगा, तो 2 पाई/L/G हो जाएगा। ये बहुत फेमस रिलेशन जो कि बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्रूव दिस रिलेशन। आप इस फार्मूले को प्रूव करें ना, तो प्रूव भी आप कर सकते हैं। ये सिंपल से 2-3 स्टेप्स हैं, इससे ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। चलिए, ये हमें आइडिया हो गया कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन रहा है। यहाँ से हम इसकी जब फार्मूला कैलकुलेट हो जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी बड़ी आसान है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो कंप्लीट करेगा पेंडुलम इन 1 सेकंड, उससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना चाहते हैं, सबको याद है ये बच्चों, एफ किसके बराबर होता है, 1/T होता है ना। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास ऊपर गिवन है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ये ऊपर आपको नजर भी आ रही है, ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर टाइम पीरियड की जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई/L/G। 1 ओवर 2 पाई तो इधर ही रहेगा, लेकिन L/G जब ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर ये बन जाएगा किसके बराबर, G/L हो जाएगा। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा वो 1 ओवर 2 पाई अंडरूट क्या हो जाएगा, G/L की इक्वल हो जाएगा। 1 ओवर 2 पाई अंडरूट कौन सा आ रहा है, G/L की इक्वल होगा। ये चीजें होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने एंड पे लिखने होते हैं फैक्टर्स ऑफ टाइम पीरियड। फैक्टर्स लिखने होते हैं, किन फैक्टर्स पे इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो हमें यहाँ फार्मूले से नजर आ रहा है ना, टाइम पीरियड 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पेंडुलम की लेंथ पे और एक जी होता है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, पहली चीज जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो आपको आइडिया है, वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, यानी पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है।
और हमें नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन टाइम पीरियड का लेंथ के साथ अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जितनी पेंडुलम की लेंथ अगर आपका एमसीक्यू आता है इंक्रीज करेंगे, टाइम पीरियड भी इसका इंक्रीज करेगा। और अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कि आप पेंडुलम की लेंथ को सपोज करें 4 टाइम बढ़ा रहे हैं, अगर एमसीक्यू आ जाता है कि हम इसकी लेंथ को 4 टाइम बढ़ा रहे हैं, तो बताएं टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो जाहिर है यहाँ पर आप लोगों ने वो नंबर लिखना है जो 4 का अंडर रूट लेने के बाद लिखेंगे ना। तो अगर पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कितने टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरफ आप लोगों ने जो लिखना है 4 का अंडर रूट इस तरफ लिखना है ना। तो लेंथ अगर 4 टाइम बढ़ेगी तो टाइम पीरियड पहले से डबल हो जाएगा। एक तो ये वैसे एमसीक्यू के लिए बात याद रखनी, एक फैक्टर हो गया, इधर लिख देता हूँ। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम पीरियड, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आपको नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ भी अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है लेकिन अंडर रूट के साथ। अगर आप किसी और प्लेनेट पे जाते हैं या सैटेलाइट पे जाते हैं जहां पर जी की वैल्यू कम होगी, जितनी जी की वैल्यू कम होगी वहां पर टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक उसकी लेंथ पे और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन 2 फैक्टर पे इसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। और अगर हम बात करते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड नॉट डिपेंड्स, यानी इसका टाइम पीरियड किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो बहुत फेमस फैक्टर लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है एम्पलीट्यूड, कि एक तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, एक तो इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पूरा लिख लें, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और दूसरा इसका टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ बॉब पे भी डिपेंड नहीं करता, यानी बॉब आप स्मॉल मास का यूज करें या हैवी मास का यूज करें, मास ऑफ बॉब पे भी इसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ तक बोर्ड का आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ इसके जो बहुत फंडामेंटल से एमसीक्यू वगैरह आते हैं उनको हम डिस्कस जल्दी से कर लेते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। सपोज करें एक पेंडुलम है, इसका ये जो बॉब है ना, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर मरकरी फिल है, मरकरी फिल है, और इसका ये वाला बॉब ऑसिलेट कर रहा है। इसके अंदर मरकरी फिल है और ये वाला बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन हम लोगों ने इस मरकरी इसके अंदर फिल थी, इसके बॉब के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया ना। जब होल किया है तो मरकरी यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी ना। जब ये ऑसिलेट करेगा तो उस होल से मरकरी यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो एमसीक्यू में भी ये पूछ रहा होता है कि अगर इस बॉब के अंदर सपोज करें मरकरी को हम Hg से डिनोट कर रहे हैं, जब आप लोगों ने होल किया है मरकरी इससे रिमूव होना शुरू हो गई है, तो आप लोगों ने बताना ये होता है इसका जो टाइम पीरियड होगा ना उस पर क्या इफेक्ट होगा ना। यानी टाइम पीरियड इसका इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड इसका डिक्रीज कर जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दीज ना। टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दीज। अब अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि मरकरी में से बॉब में से जब मरकरी निकल रही होगी ना तो उससे बॉब की मास कम हो रही होगी। जो मास कम हो रही है ठीक है, और हमें पता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पेंडुलम की जो टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे इसको मास के हिसाब से नहीं सोचना। बिल्कुल ठीक है मास पे डिपेंड नहीं करता, मैं भी ये कह रहा हूँ मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मास का नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम का है। लेंथ पे तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ना, मास की वजह से तो ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन लेंथ को सोचते हैं क्या लेंथ पे भी कोई इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इसमें जो लेंथ यूज होती है वो रोप की लेंथ नहीं होती, बल्कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ होती है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये यूं समझने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम कहाँ तक की लेंथ लेते हैं,
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ होती है। अब जल्दी से आप जरा बात ये सोचें कि जैसे ही आप इसमें होल करेंगे, शुरू में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होगा। जब इस बॉब में आप होल क्रिएट करोगे तो इसमें से मरकरी निकलना शुरू हो जाएगी। यूं मैं इधर बॉब बना देता हूँ। अब इस बॉब में से यूं मरकरी निकलना शुरू होगी। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर था। अब जब मरकरी निकलना शुरू होगी तो ऊपर से खाली होना शुरू हो गया ना। जब ऊपर से खाली होगा तो इनिशियली इसका सेंटर एम्प्टी हो रहा होगा क्योंकि मरकरी रिमूव हो रही है ना। तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा शिफ्ट होता है टुवर्ड्स हैवियर पार्ट। जब यहाँ से खाली हो जाएगा ऊपर से बॉब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर मिडल में तो नहीं रहेगा, वो मिडल से थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट होना शुरू होगा जैसे ही मरकरी वहां की लीकेज शुरू हो जाएगी ना। अब इसका यूं समझिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह नहीं रहा, पहले फार्मूले में ये लेंथ यूज हो रही थी ना। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कुछ इस जगह पर आ गया, सपोज करें थोड़ा सा नीचे आ गया, तो खुद सोचें फार्मूले में जो लेंथ यूज हो रही थी, फार्मूले में जो लेंथ यूज होती है वो तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहाँ तक होती है, सेंटर तक होती है ना। तो ये जो फार्मूले में लेंथ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी, फार्मूले में जो लेंथ यूज हो रही है वो थोड़ी सी पहले से क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस केस में जैसे ही मरकरी रिमूव होना शुरू होगी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो लेंथ के इंक्रीज कर जाने से इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो ए ऑप्शन होगा। तो अक्सर बच्चे जब ये क्वेश्चन आते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद ये वाला जो सवाल है वो मास से रिलेटेड है। ये मास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये वाला क्वेश्चन लेंथ से रिलेटेड है। जब मरकरी के बॉब में से मरकरी कम होना शुरू होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंस्टेड ऑफ मिडल में वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जैसे ही शिफ्ट होगा, लेंथ बढ़ेगी, तो हम बोलेंगे उस केस में टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने लेंथ ओरिएंटेड क्वेश्चन को माइंड में रखना है। एक आधी और छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये जो स्विंग होती है ना बच्चों, स्विंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो स्विंग होती है वो भी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की होती है ना। सपोज करें आप लोगों ने बचपन में अक्सर स्विंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। आप स्विंग के ऊपर बैठे हुए, अब दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो स्विंग को आप, स्विंग के ऊपर आप हैं सिटिंग पोजीशन में, आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए और सिटिंग से आप स्टैंडिंग पोजीशन में चले गए। एक ये क्वेश्चन आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वी कंसिडर स्विंग एज अ पेंडुलम। स्विंग को हम कंसिडर क्या करते हैं, पेंडुलम कितना ही कंसिडर करते हैं। एक तो आपका ये सवाल आ सकता है कि आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में चले गए स्विंग के ऊपर। चले पहले इसी को समझाता हूँ। आप बैठे हुए थे फिर आप खड़े हो गए। देखिए जब आप बैठे हुए थे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसी जगह पर होगा ना। जब आप बैठे हुए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी जगह पर होगा। तो ये लेंथ फार्मूले में यूज हो रही होगी ना, टाइम पीरियड के फार्मूले में, जब आप सिटिंग पोजीशन में थे। ये जरा समझे बात। अब वो कह रहे हैं कि आप स्विंग के ऊपर सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में चले गए। देखिए जब आप स्विंग के ऊपर यूं खड़े होकर उसको झूला झुला रहे हैं ना, यानी ऑसिलेट करवा रहे हैं, यूं आप स्टैंडिंग पोजीशन में चले गए। अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या इधर ही रहेगा। जब आप खड़े हुए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट इन दी अपर डायरेक्शन। अब बच्चों आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस जगह आ जाएगा। आई समझ नहीं। अब फार्मूले में जो लेंथ पेंडुलम की यूज होगी वो ये वाली यूज होगी ना, क्योंकि लेंथ की डेफिनेशन में बात इंक्लूड है, लेंथ की डेफिनेशन में बात इंक्लूड है कि दिस लेंथ इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना। ये लेंथ हम बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लेंथ लेते हैं। तो जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में गए हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो लेंथ जो फार्मूले में यूज हो रही है अब ये वाली लेंथ यूज होगी ना। तो लेंथ मुझे बताएं कम हुई है ज्यादा हुई है। सिटिंग पोजीशन से इधर लिख देता हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप गए हैं तो फार्मूले सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से लेंथ कम हो गई है, तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना पेंडुलम से, आप स्विंग के ऊपर बैठे हुए, आप सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गए हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ स्विंग पे क्या इफेक्ट होगा, तो लेंथ कम होने से टाइम पीरियड विल डिक्रीज। और भी बातें याद रखने, टाइम पीरियड का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम पीरियड अगर कम हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो बचपन में अगर आप याद करें तो स्विंग के ऊपर आप खड़े होकर स्विंग को क्यों ऑसिलेट करवाते थे,
ताकि स्विंग फास्ट मूव करे। तो देख लें वही हो रहा है ना, जब आप सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गए हैं, लेंथ कम होने से टाइम पीरियड कम होता है, और टाइम पीरियड कम होने से स्विंग की स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब तो बचपन से सारे सेंटेंस से इस तरह टाइम पीरियड का एक तो स्पीड के साथ सवाल आ सकता है, यही हम इसी वजह से खड़े होकर उससे रिलेट करवाते थे ना, ताकि स्पीड ज्यादा हो जाए। तो टाइम पीरियड के अलावा स्पीड के सवाल भी आ सकते हैं, स्पीड पूछेगा तो ज्यादा हो जाएगी। और टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड अगर इस केस में कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इस केस में ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह इसके अपोजिट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये हो सकता है कि आप पहले स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी स्विंग के ऊपर पहले आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर ऑसिलेट करवा रहे थे, उसके बाद आप सिटिंग पोजीशन में आ गए, तो फिर बातें अपोजिट हो जाएंगी। पहले स्टैंडिंग में थे और आप फिर आप उसके ऊपर बैठ गए। आप मुझे बताओ ना, जब आप बैठेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगा, जब नीचे शिफ्ट होगा तो लेंथ पहले रेड वाली यूज हो रही थी, अब ब्लू वाली यूज होगी ना, तो लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आप स्पीड और फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने बातें याद रखनी है। एक और आखिरी बात छोटी सी नोट कर लें, देखिए जो अर्थ का सेंटर होता है ना, जो अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू हम 0 लेते हैं, अर्थ के सेंटर में जो जी की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम टाइम पीरियड के फार्मूला की बात करें पेंडुलम की, 2π√L ओवर, तो 0 हो गया ना। अगर हम पेंडुलम को अर्थ के सेंटर में ले जाएं तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, जी 0 हो गया तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब कि अर्थ के सेंटर में पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर वहां पर पेंडुलम की स्पीड देखना चाहें, तभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्पीड का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट हो गया, जी 0 होने से टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, स्पीड कैलकुलेट की तो स्पीड 0 होगी। अब ये सोचें जिनको एग्जैक्ट बात समझ आ रही है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि पेंडुलम की स्पीड 0 हो जाएगी, मतलब पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा। मतलब पेंडुलम पहले तो ऑसिलेट कर रहा था ना, अगर हम उसको अर्थ के सेंटर में ले जाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप हो गया तो उसको मैथमेटिकली हम बोल रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 MCQ हो गए कि अर्थ के सेंटर में टाइम पीरियड इनफाइनाइट, स्पीड 0। अगर आपका ये MCQ आ जाए पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो रहा है, इसके फिजिकल मीनिंग क्या है, तो इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि वो स्टॉप हो गया। इस तरह अगर आपसे अर्थ के सेंटर में पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 1 ओवर टाइम पीरियड ये होता है ना, F = 1/T होता है ना, तो 1 ओवर इन्फिनिटी अगेन कितनी हो जाएगी, 0। तो अर्थ के सेंटर में टाइम पीरियड याद रखना है कितना होता है, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, स्पीड 0 होती है और फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। यही तीनों MCQ के ऑप्शन अगेन एक और सिचुएशन में भी हो सकते हैं। अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि जो सिंपल पेंडुलम है, जो सिंपल पेंडुलम है अगर हम उसको अर्थ के सेंटर में ले जाए तब भी ये ऑप्शन है। अगर सिंपल पेंडुलम को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दें ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दें तब भी इसके आंसर सेम होंगे, लेकिन उसकी लॉजिक्स डिफरेंट है। यानी ये आंसर, तीनों आंसर सेम आएंगे लेकिन उसकी रीजन डिफरेंट होगी। तो मैंने क्योंकि अर्थ के सेंटर को थोड़ा प्रूव करवाया तो उसके साथ वैसे लिख सी है कि अगर सिंपल पेंडुलम को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दें, फिर उसका टाइम पीरियड पूछे, स्पीड पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, सेम MCQ के आंसर होंगे। या अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दें और वो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो, तब भी आंसर सेम होंगे। इसकी और इसकी लॉजिक्स डिफरेंट है आंसर आने की, लेकिन आंसर सेम आते हैं। तो अगर हम पेंडुलम को अर्थ के सेंटर में रखें, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, स्पीड 0, फ्रीक्वेंसी 0। पेंडुलम को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दें तब भी यही तीनों आंसर हैं। पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दें लेकिन जरूरी है लिफ्ट अगर क्या करे, फ्री फॉल करे, तो तब भी इसके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।